नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 9वीं के लिए हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 1 दो बैलों की कथा, जिसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। हम पाठ पर चलें इससे पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद फिर पाठ की व्याख्या पर चलेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में लमही वाराणसी के निकट एक जगह है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया और लेखन कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो गए। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर पुस्तक का नाम है। इसके 8 भागों में संकलित हैं। मानसरोवर के 8 भाग प्रकाशित हैं। मानसरोवर भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान ही है। एक आखिरी उपन्यास ये मंगलसूत्र लिख रहे थे, जिस दौरान 1936 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी इन पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें से हंस तो अभी भी मिलती है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। यानी जो सामान्य जीवन उन्होंने जिया था, उन्होंने देखा था, उसे अपनी कथाओं में वे शामिल करते रहे हैं। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। यानी उनकी ज्यादातर रचनाएं इन्हीं पर आधारित हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है, यानी उनसे भी अपनापन प्रदर्शित हुआ है। उनकी भाषा सरल, जीवंत एवं मुहावरेदार है, यानी सरल भाषा के लिए प्रेमचंद जी प्रसिद्ध हैं। तथा लोक प्रचलित शब्दों, यानी जो समाज में बहुधा बोले जाने वाले शब्द हैं, इसका प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक, माने एकदम आवश्यकता के अनुसार किया है। सन 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हुई। प्रेमचंद जी के बारे में और अधिक जानने के लिए आप मेरे द्वारा पूर्व में बनाई गई इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए चलते हैं अब पाठ पर। पाठ के बारे में बताया गया है कि दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने किसानों के जीवन में पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से दिखाया है। यानी किसान जीवन में किसानों के लिए पशु बहुत महत्वपूर्ण होते थे। पिछले जमाने की बात है, आजकल तो पशुओं का महत्व कम हुआ है। उसकी जगह इंजीनियरिंग के कई नमूने आ गए हैं, ट्रैक्टर आ गया है या अन्य जो खेती बाड़ी के औजार और हथियार हैं वे आ गए हैं। पर एक जमाना था जब किसान खेती बाड़ी के लिए पूरी तरह से पशुओं पर ही निर्भर हुआ करता था। तो उस समय पशुओं के साथ उसके भावनात्मक संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती। जिस वक्त में ये कहानी लिखी गई थी, उस समय अपना देश परतंत्र था, गुलाम था। तो कहानी पढ़ते हुए जब हम इसके पात्र हीरा और मोती का संघर्ष देखते हैं, उनके स्वतंत्रता के लिए जो किया गया संघर्ष है, वह यह दर्शाता है कि वह सहज नहीं है। यानी स्वतंत्रता बड़ी कठिनाई के बाद मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद ने इसमें पंचतंत्र, जिसके रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं, और हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया है। माने जिस तरह की कहानियां वहां लिखी गई हैं, उसे अपनाया, उसे ग्रहण किया और उसे ही आगे बढ़ाया है। आइए चलते हैं अब पाठ में। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। पाठ की शुरुआत होती है कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। यानी यदि हम जानवरों में बात करें तो जो गधा होता है वह सबसे ज्यादा बुद्धिहीन, यानी कम बुद्धि का माना जाता है। यानी गधे से ज्यादा बुद्धू जानवर और कोई नहीं है। जब हम किसी आदमी को परले माने सबसे उच्च दर्जे का, दर्जा माने स्तर, तो परले दर्जे का अर्थ हो जाएगा उच्च स्तर का, टॉप क्वालिटी का, बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी यदि किसी भी व्यक्ति को परले दर्जे का बेवकूफ कहना हो, उच्च स्तर का बेवकूफ कहना हो, तो उसे गधा कहा जा सकता है। यदि आप किसी को कहते हैं अरे तुम गधे हो क्या, तो इसका अर्थ ये लिया जाता है कि वह बुद्धिहीन है, कम बुद्धि का है। यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्तियां शब्दों की शक्तियां होती हैं जो उनका अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। आगे प्रेमचंद जी लिखते हैं कि गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। अब कहते हैं कि क्या जो गधा होता है वो सचमुच बेवकूफ है या बहुत सीधा है या बहुत
सहिष्णु है। निरापद माने बिना किसी लाग लपेट के सहिष्णु होना, बिना किसी कारण के सहिष्णु होना। सहिष्णु का अर्थ होता है सब कुछ सह जाने की क्षमता। तो उसकी जो निरापद सहिष्णुता है, उसका जो सीधापन है, क्या उसी ने उसे ये पदवी दे दी है? कौन सी पदवी? बुद्धिहीन। उसको उसके सीधेपन के कारण लोग बुद्धिहीन कहने लगते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब सही बात क्या है हम कह नहीं सकते कि गधा सच में बेवकूफ होता है या बहुत सीधा होता है जिसकी वजह से वो बेवकूफ दिखाई पड़ता है। सब कुछ सह लेता है इसकी वजह से वो बेवकूफ दिखाई पड़ता है। हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आगे बताते हैं कि गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। अब कह रहे हैं कि जो गाय है वह सींग मारती है। जब उसे गुस्सा आता है, जब उसे कोई परेशान करता है, तो वह सींग चला देती है, यानी अपना विरोध प्रकट करती है। वह सहिष्णु नहीं है। और अगर गाय ब्याई हुई हो, ब्याने का अर्थ होता है जिसके बच्चा पैदा हुआ हो, तो ब्याई हुई गाय अनायास ही, अनायास माने बिना किसी कारण के, सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यह है कि जो ब्याई हुई गाय होती है उसके पास एक बहुत छोटा बच्चा होता है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए गाय जो है हर बात से सतर्क रहती है, हर किसी पर अनावश्यक क्रोध दिखाती रहती है। आगे कहते हैं कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। यानी जो कुत्ता है वह भी सहिष्णु है, लेकिन उतना नहीं है जितना गधा है, क्योंकि कुत्ते को भी कभी कभी क्रोध आता है, वो भौंक देता है, डांट देता है, काट लेता है, कुछ भी कर लेता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। कह रहे हैं कि इतना जीवन बीत गया, हमने गधे को कभी गुस्सा होते हुए या क्रोध करते हुए नहीं देखा, न सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। अब कहते हैं कि वह इतना सहिष्णु है, इतना सहनशील है कि चाहे जितना उसे मारो, चाहे जैसी सड़ी गली खराब घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं छाता। यानी जो मिल गया है वह उसी में संतोष कर लेता है। आगे लिखते हैं कि बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कह रहे हैं एक महीना बैसाख का होता है हिंदू वर्ष में, चैत्र बैसाख। उसी बैसाख के महीने में भरी गर्मी में वह एक आध बार कुलेल माने खेल लेता हो, लेट लेता हो, आनंद मना लेता हो तो होता हो, पर हमने उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। यानी एक बैसाख का ही महीना ऐसा है जिसमें गधा थोड़ा प्रसन्न होता है, और इसी कारण गधे का एक पर्यायवाची जो है वह बैसाख नंदन होता है। क्या होता है? बैसाख नंदन। गधे की ये पर्यायवाची है, गधे का एक नाम है। आगे कहते हैं उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। यानी विषाद भी है, दुख जो है, विषाद का अर्थ दुख होता है, तो कह रहे हैं कि उसके चेहरे पर एक जो दुख है, स्थायी दुख है, वह स्थायी रूप से छाया रहता है। स्थायी का अर्थ होता है फिक्स, कभी हटता ही नहीं है। यानी वो रोनी सी सूरत बना के पड़ा रहेगा हमेशा के लिए, उसका दुख कभी खत्म होता ही नहीं है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। यानी इसके चेहरे का जो भाव है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, किसी भी दशा में वह नहीं बदलता, उसे किसी ने बदलते हुए देखा ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि ऋषियों मुनियों, यानी जो ऋषि मुनि हैं, के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। पराकाष्ठा माने सर्वोच्च दशा, सबसे उच्च दशा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा माने सर्वोच्च। जितने भी ऋषियों मुनियों के गुण होते हैं, सहनशील होना, क्रोध न करना, सुख दुख में बदलना नहीं, ये जो भी गुण, हानि लाभ से कोई कष्ट न होना, जो भी गुण ऋषियों मुनियों के हैं, गधे में वो एकदम सबसे उच्च अवस्था में है, सबसे ऊंची अवस्था में है। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, और हम लोग जो हैं वो गधे को क्या कहते हैं? बेवकूफ। आगे कहते हैं कि सद्गुणों का, सद्गुण माने अच्छे गुणों का, इतना अनादर कि मतलब सद्गुण बेकार हैं, कहीं नहीं देखा। यानी गधे के मामले में उसके अच्छे गुणों का लोग इतना अनादर करते हैं, ऐसा कहीं देखा ही नहीं गया, कहीं नहीं देखा गया। बाकी और जगहों पर तो किसी में थोड़े से सद्गुण आ जाएं तो लोग उसे ईश्वर की तरह पूजते हैं, पर गधे के मामले में ये नहीं हो पाता। हम गधे की उपेक्षा करते हैं, गधे को कोई आदर नहीं देते, जबकि ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं सब उसमें उच्च अवस्था में प्राप्त होते हैं। कहते हैं कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कह रहे हैं कि ऐसा लगता है, कदाचित माने शायद या ऐसा लगता है, जो सीधापन है अर्थात सीधा होना,
बहुत सीधा होना संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आपको इस संसार में रहना है तो आपको अत्यधिक सीधे होने की आवश्यकता नहीं है, वह सूट नहीं करता, उपयुक्त नहीं है। फिर आगे कहते हैं, देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। ये वो जमाना था जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे और अंग्रेजों ने उन्हें वहां से गिरा दिया था। तो ये तो पढ़े लिखे एक भारतवासी का हाल था। जो अनपढ़ थे, जो सिर्फ मजदूरी करते थे, उनका क्या शोषण होता रहा होगा, आप उसका अंदाजा लगाइए। तो उदाहरण दिया गया है कि देखिए भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, यानी अमेरिका के लोग भारतीयों को अपने यहाँ नहीं जाने देते हैं, आने ही नहीं देते। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि जो भारतीय हैं बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय, कुसमय माने बुरे समय के लिए, कुसमय माने बुरे समय के लिए बचा करके रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। कोई 4 बातें कह देता है तो 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सीधा होने के बाद भी भारतीयों को प्रताड़ित किया जाता है, अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता, अफ्रीका में उनके साथ अत्याचार होता है और कहा जाता है कि जो भारतीय हैं वो सभ्य नहीं है। इसी कारण इन्होंने कहा है कि जो सीधापन है वो संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। संसार में रहना है तो थोड़ा बहुत टेढ़ा होना पड़ेगा। क्या बदनाम है भारतीय? कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। कहा जाता है कि जो भारतीय हैं वो जीवन जीने का जो आदर्श है उसे नीचे करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यानी अगर ये भी उजड्ड हो जाते, बदमाशी करते, तो सभ्य कहलाने लगते। कोई इनको एक गाली दे, ये पलट के 4 गाली दे देते तो हो सकता है सभ्य कहे जाते। कोई एक झापड़ मारे तो उसको पटक के मार देते तो हो सकता है कि सभ्य कहे जाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। जापान के लोगों ने ऐसा किया। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी उन्होंने एक बार विजय हासिल की, एक बार विरोध किया, एक बार सबको हराया, उसके बाद वे संसार की सभ्य जातियों में गिने जाने लगे। फिर उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता है कि ये असभ्य हैं, बर्बर हैं, जंगली हैं, क्या है। तो इतना तो भूमिका हुई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। यानी जिस तरह का गधा है उसी का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। यानी वह उतना बेवकूफ नहीं है जितना गधा है, उससे थोड़ा कम बेवकूफ है, और वह है बैल। जो बैल होता है वह भी बुद्धिहीन ही होता है। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी गधा कहने पर हम जो अर्थ लेते हैं कि अगला सामने वाला जिसको हम गधा कह रहे हैं वह बेवकूफ होगा, उसी तरह उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ, बछिया के ताऊ यानी बछिया का जो चाचा है बैल, उसका भी हम प्रयोग करते हैं। बछिया कहते हैं गाय के बच्चे को, तो गाय के बच्चे का जो ताऊ होगा वह बैल ही होगा, तो हम इसका भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, यानी कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कहेंगे नहीं नहीं, गधा सबसे बेवकूफ नहीं है, सबसे बेवकूफ तो बैल है। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेमचंद जी कहते हैं अपना विचार ऐसा नहीं है, हम मानते हैं कि बेवकूफी में पहला स्थान गधे का है, बैल उससे नीचे आता है, अर्थात दूसरे नंबर पर हम रख सकते हैं। अब इसका तर्क देते हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे। क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है, गधा नहीं मारता, गधा असंतोष प्रकट नहीं करता, पर बैल कभी कभी मारता है, रगड़ देता है, गिरा देता है। और फिर कहते हैं कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल बैल वह होता है जो काम न करे और अड़ करके खड़ा हो जाए, जिद कर दे, तो ऐसा बैल भी देखने में आता है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। इसके अलावा वो कई तरह से अपना असंतोष प्रकट करेगा। उसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो खाएगा नहीं, खेत में जब उसे जोता जाएगा तो वो चलेगा नहीं, गुस्सा आएगी तो वह सींग झुका करके मारने का प्रयास करेगा। इसलिए चूंकि ये उसमें दुर्गुण है, ये बुरे गुण हैं, इसलिए उसका स्थान गधे से नीचे है। यानी गधा से वह नीचा स्थान ही धारण करता है, वह गधे से ऊंचा नहीं है, यानी पहला स्थान उसे प्राप्त नहीं हो सकता। अब आइए कहानी पर। आप समझ गए होंगे कि गधा और बैल ये दोनों बेवकूफ हैं। गधा पहले नंबर का है और बैल दूसरे नंबर का। कहते हैं झूरी के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। एक किसान है जिसका नाम है झूरी, उसके 2 बैल थे और दोनों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, पश्चिम के थे, बाद की जाति के थे। उनकी जाति अच्छी थी, मजबूत थी, ताकतवर थी, देखने में सुंदर, काम में चौकस।
चौकस का अर्थ होता है तीव्र, एकदम चकाचक। और डील में ऊंचे, यानी बनावट में, बॉडी में, शरीर में ऊंचे, बड़े बड़े। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। ज्यादा दिनों से दोनों झूरी के यहाँ साथ साथ ही रहते थे, इसलिए दोनों में एक तरह से भाईचारा, भाई भाई का संबंध हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा माने बिना बोले, बिना बोले विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा अर्थात बिना बोले विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते, यानी वे मन ही मन में एक दूसरे की बात समझ जाते थे। कैसे समझ जाते थे इसका अंदाजा हम नहीं लगा पा रहे। प्रेमचंद जी कहते हैं कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति, गुप्त माने छुपी हुई शक्ति थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कह रहे हैं कि मनुष्य कहता है कि जीवों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान वही है, पर आप ये मानिए कि उन दोनों बैलों में कुछ ऐसी छिपी हुई शक्ति थी जिससे वे एक दूसरे के मन की बातें जान लिया करते थे, और अपनी श्रेष्ठता का दावा करने वाला, अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने वाला, सबसे सभ्य बताने वाला जो मनुष्य है वह इससे वंचित है, अछूता है। उसको नहीं पता कि वह शक्ति कौन सी है। हम बैठे बैठे एक दूसरे के मन की बात जल्दी नहीं जान पाते। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जानवर थे तो एक दूसरे को कभी कभी चाट दिया करते थे, सहला दिया करते थे, और सूंघ कर कभी कभी अपना प्रेम प्रकट करते थे। और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, और कभी कभी अपनी ताकत की आजमाइश भी करते थे, एक दूसरे को धक्का देते थे सींग मिलाकर। विग्रह के नाते नहीं, यानी विग्रह का अर्थ होता है विरोध, विरोध के नाते नहीं। विग्रह का एक अर्थ होता है विद्रोह, और दूसरा अर्थ इसी का होता है मूर्ति। तो भगवान का विग्रह भी मूर्ति कहलाता है। तो कह रहे हैं विग्रह के नाते नहीं। यहां पर अर्थ विग्रह का लिया जाएगा विद्रोह, माने उनमें कोई विद्रोह नहीं था, उनमें कोई अनबन नहीं थी, केवल विनोद के भाव से, यानी आनंद लेने के लिए, मजाक मजाक में, आत्मीयता के भाव से। आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन, अपनापन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे दो मित्र जब थोड़े घनिष्ठ हो जाते हैं, पक्के मित्र हो जाते हैं, तो एक दूसरे पर धौल धप्पा होने लगता है। कोई इसे ठोक देता है, कोई उसे कुछ कह देता है, तो इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी रहती है। प्रेमचंद जी कहते हैं अगर ये धौल धप्पा आपकी दोस्ती में नहीं है, आप अपनी दोस्ती में बहुत खुले हुए नहीं है, तो फिर आपकी दोस्ती पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी थोड़ी बहुत धौल धप्पा, थोड़ी बहुत तू तू मैं, थोड़ा बहुत विग्रह होना ही चाहिए, पर वो विरोध में नहीं, प्रेम में होना चाहिए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। अब कह रहे हैं दिन भर मेहनत करते, तो मान लो अगर दोपहर में काम खाली हो गया है तो दोपहर को खुलते, शाम को काम खाली हुआ है तो शाम को खुलते, और एक दूसरे को चाट चूट कर माने प्रेम से जो है अपनी थकान मिटा लिया करते। उनकी जो भी थकान होती थी वो मिट जाया करती थी। नाद, नाद कहते हैं हौदी को, जिसमें पशुओं को चारा खिलाया जाता है। उसमें खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। यानी सारा काम उनका जो है वह एक साथ होता था। दोनों उठते खाने के लिए एक साथ, दोनों खाते एक साथ, नाद में मुंह डालते एक साथ, निकालते एक साथ, और बैठते भी एक ही साथ। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी एक खाते खाते अपना मुंह हटा लिया है तो दूसरा भी हटा लेता था। इतनी बॉन्डिंग उनकी अच्छी थी। इसी बीच संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को, गोई का अर्थ होता है जोड़ा, यानी इन बैलों के जोड़े को ससुराल भेज दिया। यानी उसने इन दोनों को अपनी ससुराल भेज दिया। ससुराल में रहा होगा, कोई काम ज्यादा काम पड़ गया होगा, तो झूरी का साला गया, जिसका नाम था, वो आया और इन दोनों को लेकर के गया। अब बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्होंने समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया, यानी झूरी ने लगता है हमें बेच दिया, ऐसा बैलों ने समझ लिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ जाना मुहावरा है, ठीक है, और इसका अर्थ होता है बड़ी मुश्किल सहना, ठीक है, बड़ी मुश्किल का सामना करना। कह रहे हैं कि झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में, दोनों को अपने घर तक ले जाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। क्या क्या मुश्किल हुई कि पीछे से हाँकता, हट हट करता तो दोनों बाएं दाएं भागते, दोनों दो अलग अलग दिशाओं में भाग जाते। पगहिया,
पगहिया जो रस्सी होती है जिसमें बैल बांधे गए रहते हैं, उसे पकड़कर खींचता आगे से तो दोनों पीछे को जोर लगाते, पीछे की तरफ ये दोनों खींचते, आगे बढ़ते ही नहीं। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, और जब मारता तो ये भी मारने को उसे डराते। लेखक कहते हैं कि अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, उन्हें बोलने की कला दी होती, तो झूरी से पूछते, वो झूरी से जरूर सवाल करते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, माने अपने घर से हमको तुम भेज क्यों रहे हो, कहीं हमें बेच क्यों दिया? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, यानी तुम्हारी सेवा करने में कभी कोई कसर हो, हमने तुम्हारा कहा कोई काम न किया हो तो बताओ, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, पूरी मेहनत से तुम्हारे साथ काम करते थे। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। अगर तुम्हें लगता है कि हम ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, तुमको और ज्यादा मेहनत करवानी है, तो और काम ले लेते। दोनों बैल कहते हैं कि वे झूरी से कहते कि हमें तो तुम्हारी चाकरी में, तुम्हारी सेवा में मर जाना कबूल था, हमने कभी चारे दाने की शिकायत नहीं की, यानी तुमसे ये भी नहीं कहा कि हमें क्या खिला रहे हो। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया, यानी इस गया के हाथ तुमने क्यों बेचा। अब उन्हें तो पता नहीं था कि वो केवल कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, सहायता करने के लिए जा रहे हैं। उनको लगा कि बेच दिया, तो वे क्रोधित हैं, दुखी हैं झूरी के व्यवहार से। और लेखक कहते हैं कि अगर उनके पास जबान होती तो वो झूरी से जरूर ये बात कहते कि आखिर क्या कमी रह गई थी हमारी मेहनत में, क्यों तुमने हमें बेच दिया? क्या हमने कभी कोई शिकायत की कि तुम हमें अच्छा खिलाते नहीं हो? क्या हमने काम में कोई काम चोरी की? अगर तुमको और ज्यादा काम करवाना था तो करवाते, हमने कभी मना तो किया नहीं था, फिर भी तुमने हमें इसके साथ क्यों बेच दिया, इसके हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, यानी शाम को बेचारा किसी तरह उनको लेकर के अपने घर पहुंचा, तो दोनों बैल जो हैं वो अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। भरा हुआ था इनका दिमाग कि क्यों झूरी ने बेच दिया, वहां ले जाकर के नाद में लगाया गया, नाद में उनको खाने के लिए बांधा गया, तो दोनों में से किसी ने नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, दिल भारी होना माने दुखी हो रहा था, रोने को आ रहा था। दिल भारी होना माने रोने जैसा मन होना। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। और ये रोना क्यों आ रहा था कि वो समझते थे कि जो झूरी का घर है वो हमारा अपना घर है, और वही घर आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगानों से लगते थे, यानी सारे के सारे बेगाने लगते थे, बिना पहचान वाले लगते थे, जिनको ये लोग जानते ही नहीं थे। आइए आगे चलते हैं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे से बात की, चुपके चुपके में एक दूसरे को कनखियों देखा। कनखियों का अर्थ होता है कि जब आंखें कान की तरफ जाने लगे, यानी आप तिरछा देख रहे हो कान की तरफ से, कान की तरफ, पीछे की तरफ जब आंखें ले जाएं तो इस तरह के देखने को कनखियों देखना कहा जाता है। और उसके बाद फिर लेट गए। गांव में जब सोता पड़ गया, सोता पड़ जाना माने सारे लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे वही रस्सी की बात हो रही है जिसमें ये बांधे गए थे। तो जब देखा कि सारे लोग सो गए हैं तो इन्होंने जोर लगाया और अपने पगहे, अपनी रस्सी जो है उसे तोड़ दी और घर की तरफ भागे, घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गई। अब कह रहे हैं कि गया ने जिस पगहे में इन्हें बांधा था, कोई सामान्यतः सोच भी नहीं सकता था कि कोई बैल इन्हें तोड़ सकेगा। पर लेखक कहते हैं पता नहीं उनके अंदर इस समय कहां से दूनी शक्ति आ गई थी कि एक एक झटके में वो पगहा तोड़ दिया, वो रस्सी तोड़ दी। और कहां गए? भाग चले अपने घर। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। झूरी जब सुबह सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी माने जहां उनको बांधा जाता था, खिलाया जाता था, उसी जगह आकर के ये दोनों खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव इसी पगहे का वह हिस्सा होता है जो गले में बांधा जाता है। तो गले में बांधे जाने वाले हिस्से को गराव कहते हैं, और जो लटकती हुई होती है उसे रस्सी कही जाती है या पगहा कहा जाता है। तो आधा आधा गराव लटक रहा था, टूटा सा। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे थे। पता नहीं किस रास्ते से भाग के आए थे, तो घुटने तक कीचड़ पुता हुआ था। और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। विद्रोहमय माने वो गुस्सा भी थे पर प्यार से देख रहे थे। उनके अंदर प्यार भी था पर गुस्से वाला प्यार था। वो झूरी से थोड़ा थोड़ा गुस्सा थे कि तुमने हमें क्यों भेजा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। और झूरी की इधर क्या हाल हुई, उसने देखा अचानक उसके बैल आ गए, एकदम प्रसन्नता से, प्रेम से गदगद हो गया, खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और जा करके इन दोनों बैलों को उसने अपने गले लगा लिया। प्रेमालिंगन, प्रेम आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी वो उसे प्रेम से अपने गले लगा लिया था और उन दोनों बैलों को चूम रहा था। कहते हैं कि वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, बड़ा सुंदर दृश्य था।
जब ऐसा हो रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। अब घर के आसपास घर के और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे और दोनों बैलों का स्वागत करने लगे, तालियां बजा रहे। वाह क्या बात हो गई। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। कह रहे हैं कि गांव के इतिहास में ऐसी घटना पता नहीं कब हुई रही होगी, हुई तो थी पर पता नहीं कब हुई थी, लेकिन महत्वपूर्ण थी कि हीरा मोती ने भी उस घटना को दोहराया। यानी एक बार बेचे जाने के बाद, एक बार कहीं और भेजे जाने के बाद वहां से भागकर वापस आ गए। तो बाल सभा ने, बच्चों की सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। यानी इनके लिए एक अभिनंदन पत्र बनाया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। अभिनंदन पत्र उसे दिया जाता है जिसका हमें सम्मान करना होता है कि आपके द्वारा यह कार्य किया गया था, इसके लिए हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। अब उस अभिनंदन पत्र में क्या हुआ, कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, चोकर का अर्थ होता है गेहूं का छिलका, और कोई भूसी लेकर के आया इन बैलों को खिलाने के लिए। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। यानी एक बच्चे ने उसी में कहा कि ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे, जो जाने के बाद फिर से वापस आ गए। दूसरे ने समर्थन किया, दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया, हाँ हाँ सही कहते हो, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, माने गए थे और वहां से अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं, यानी पिछले जन्म के ये आदमी है, बैल नहीं है। इसका प्रतिवाद माने इसका विरोध करने का किसी को साहस नहीं हुआ, सबने उसकी बात मानी। हाँ सच में अगर आदमी न होते तो कैसे ये उतनी दूर से वापस चले आते, कैसे रास्ता इनको याद रहता, कैसे भटकते नहीं। और इस बच्चे की बात में दम था, लोगों ने उसकी बात को माना और उसका विरोध किसी ने नहीं किया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, और जो झूरी की पत्नी थी जब उसने देखा कि बैल वापस अपने द्वार पर खड़े हैं तो वह जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। बैल उसके अपने थे, लेकिन वो अपने बैलों को ही कहती है कि कैसे नमक हराम बैल हैं, सिर्फ खाने के हैं, एक दिन भी वहां काम नहीं किए, भाग खड़े हुए। अब झूरी की पत्नी अपने बैलों को ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि बैल तो उसी के नैहर भेजे गए थे, उसी के घर भेजे गए थे, उसी का भाई गया जो था वह इन बैलों को लेकर के गया था, और वो सोचती थी कि जाएंगे कुछ थोड़ा बहुत काम करवा के आएंगे, हमारे यहाँ सहायता हो जाएगी, पर ये दोनों भाग आए, तो इसलिए वह इनके ऊपर जल भून रही और इन्हें नमक हराम कह रही थी। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप, माने उसने यह आक्षेप लगाया, यह बात सुनाई, बात कही, तो झूरी अपने बैलों पर यह सुन न सका। उसने कहा नमक हराम क्यों है, चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते, यानी ये बैल नमक हराम क्यों है, हमारे यहाँ तो पूरा काम करते हैं। अरे तुम्हारे घर वालों ने चारा भूसा नहीं दिया होगा तो क्या करते, भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, यानी थोड़ा और क्रोध में, थोड़ा और ऊंची आवाज में कहा, हाँ बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी सब तो पानी पिला पिला कर रखते हैं। अरे हाँ बड़े आए खिलाने वाले, तुम ही जैसे लगता है कि एक बैलों को खिलाते हो, बाकी सब पानी पिला के रखते हैं। उसको भी अपने घर वालों की बेइज्जती नहीं सुनी गई। झूरी ने चिढ़ाया, तो झूरी ने उसे चिढ़ाया, दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई कि चारा मिलता तो दोनों क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी और इसने चिढ़ाया तो उसको चिढ़ी भी कि भागे इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, यानी हमारे घर के लोग जिस तरह तुम बुद्धू हो, बैलों से इतना प्रेम कर रहे हो, चूम चाट रहे हो, सहला रहे हो, वो ये सब नहीं करते, इसीलिए ये भाग आए हैं। कहती है कि खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, यानी खिलाते हैं तो रगड़ कर काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले, और ये दोनों तो कामचोर है, काम तो करते नहीं है, इसलिए भाग आए। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरे। अब कहती है ये दोनों भाग तो आए, अब देखती हूं कहां से इनको खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के अलावा यहां भी कुछ नहीं मिलेगा, खाएं चाहे मरे। अब इनको मन करेगा तो खाएंगे, नहीं मन करेगा तो बिना खाए मरेंगे, पर इनको खली चूनी अब बंद कर दूंगी, चोकर भूसी नहीं मिलेगा। वही हुआ, अब उसने जो कहा वही हुआ भी। मजूर मजदूर को कहा गया है, मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई, बहुत अच्छी तरह से उसे चेतावनी दी गई। ताकीद माने चेतावनी दी गई, समझा दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, यानी इन्हें और कुछ खाने को नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल सूखा भूसा खाएंगे। बैलों ने नाद में मुंह डाला, जैसे ही हौदी में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट माने खली नहीं है, न कोई रस, उसमें कोई किसी भी प्रकार का रस, किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं है, केवल सूखा सूखा भूसा है, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब उन्होंने सर उठा करके द्वार की तरफ देखना शुरू किया कि अभी कोई देखेगा और नहीं खाता देखेगा तो लाके इसमें कुछ मिलाएगा, स्वादिष्ट बनेगा खाना, तब खाएंगे। झूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, तो झूरी ने मजूर से कहा अरे डाल दे, थोड़ी सी खली डाल दे, क्यों नहीं डाल देता। मजूर कहता है मालकिन मुझे मार ही डालेगी,
अगर मालकिन को पता चल गया कि मैंने चुपके से डाला है तो मुझे मार डालेगी। तो कहता चुरा कर डाला, यानी चोरी से ही डाल दे, किसी को पता न चले, ले जा डाल दे। तो मजूर कहता ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, यानी उन्हीं की बात तुम भी करोगे, जैसा वो कहेंगे वैसा तुम भी कहोगे, अभी मुझे कह रहे हो तो मैं तुम्हारे कहने पर नहीं डालने वाला हूं, नहीं तो तुम भी मालकिन का साथ है ही दो। कहता है ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी ही कहोगे, यानी तुम भी उन्हीं जैसी बात करने लगोगे बाद में जब मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। आइए आगे चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। कह रहे हैं कि दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। दूसरे दिन वो फिर आया झूरी का साला, और उसने अब की बार फिर बैलों को लिया और चल दिया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, यानी उधर से एक गाड़ी लेते आया था और इनको उसी में जोत दिया माने गाड़ी में लगा दिया कि गाड़ी खींचते हुए ले चलेंगे। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, यानी सड़क के किनारे जो गड्ढा होता है उसने सोचा इसी में गिरा देते हैं गाड़ी, खत्म मामला। पर हीरा ने संभाल लिया, पर हीरा जो था वह संभाल लिया। क्यों? क्योंकि वह ज्यादा सहनशील था, उसको इतना तीव्र गति से क्रोध नहीं आता था, कम गुस्सा लगती थी। उसने संभाल लिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। और ऐसा करते संध्या समय घर पहुंचकर उन दोनों को मोटी मोटी रस्सियों में बांधा गया और कल की शरारत का मजा चखाया गया। यानी कल जो इन्होंने शरारत की थी, परेशान किए थे, भाग आए थे, उसके लिए मोटे मोटे रस्सियों में बांधकर अच्छी तरह से कूटा गया, मारा गया, और फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। और फिर खाने में क्या मिला? वही सूखा भूसा। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। गया ने अपने दोनों बैलों को खली चूनी खाने को दिया, सब कुछ खाने को दिया, और इन दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, केवल सूखा भूसा, यानी 2 अक्खी की भेदभाव किया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। अब कह रहे हैं कि दोनों जो बैल थे उन्होंने अपने जीवन में इतना अपमान नहीं सहा था, मार भी खाए, खाने को भी नहीं मिल रहा है, और वहीं सामने दूसरे बैलों को सब कुछ दिया जा रहा है। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, झूरी इनको फूल से भी नहीं मारता था, मारना तो दूर की बात है। कह रहे उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, जैसे ही वो करता था, टिटकारता था, दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला भूखा, उस पर मिला, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। यानी एक तो इनका सम्मान आहत हुआ था, वहीं सामने दूसरे बैलों को सब कुछ दिया जा रहा था खाने के लिए, और इन्हें नहीं दिया जा रहा था, और उसके बाद जो मिला भी तो वह मिला सूखा भूसा। तो दोनों ने क्या किया? नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, ताका भी नहीं, उधर देखा भी नहीं कि उसमें क्या रखा हुआ है। दूसरे दिन गया ने दोनों बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। अब दूसरे दिन वो ले गया इन दोनों को खेत में और हल में जोत दिया, इनको काम करने के लिए लगाया। पर जो मोती था या हीरा मोती दोनों थे, उन दोनों ने पांव न उठाने की कसम खा ली थी, खड़े हैं चुपचाप, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया, यानी जितना अत्याचार उसको करना था उसने कर लिया, पर ये दोनों टस से मस नहीं हुए। एक बार जब उस निर्दयी ने, निर्दयी का अर्थ होता है जिसके अंदर दया न हो, उसने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, माने उसकी नाक पर ही बहुत सारा डंडा मार दिया, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा, हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। तो जिस हल से बांधा गया था, हल वल लेकर के भाग गया। तो हल के जितने लंजर पलंजर होते हैं, जितने अवयव होते हैं, जिसमें जुआ होता है, जोत होती है, रस्सी होती है, सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, और उनके गले में चूंकि रस्सियां बड़ी बड़ी थी इसलिए पकड़े गए। अगर वो रस्सियां न होती तो जाहिर है कि इन दोनों को कोई पकड़ नहीं पाता। हीरा ने मूक भाषा में कहा, हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। यानी मूक भाषा में कहा, फिर भी लेखक कह रहे हैं कि उसने क्या कहा था कि भागना व्यर्थ है, बेकार है भागना। तो मोती ने उत्तर दिया कि इसने तो तुम्हारी जान ही ले ली थी, माने यह तुमको ऐसे मार रहा था जैसे तुमको मार डालेगा। कहते हैं कि अब की बड़ी मार पड़ेगी। हीरा कहता है अब की बार मार और ज्यादा पड़ेगी, ये जो तोड़ करके नुकसान किए हो, भागे हो, अब की बार और पिटना है। तो मोती कहता पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे, यानी जन्म ही जब बैल का मिला है, पशु का मिल गया है, तो मार से कहां तक बचा जा सकता है, यानी जो हमारा प्रारब्ध है उसे हमें सहना ही है, तो उससे डरना कहां है। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं, और अचानक दिखाई पड़ा कि गया दौड़ा हुआ आ रहा है, उसके साथ 2 आदमी और हैं, और उन दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला कहो तो अभी कुछ मजा, मोती बोला कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है कि एक बार तुम कहो, अभी देखो मैं इनको मजा चखा रहा हूं, लाठी लेके आ रहे हैं हमको मारने के लिए। हीरा ने समझाया, क्या समझाया? नहीं भाई खड़े हो जाओ, माने चुपचाप खड़े हो जाओ, कोई इसका फायदा नहीं है, तुम उसको मारोगे वो तुमको मारेगा, ये चलता रह जाएगा। तो मोती कहता है कि मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा।
अब वो गुस्से में है, एकदम क्रोध में लाल है। वो कहता है कि अगर ये इसमें से किसी ने मुझे मारा तो एक दो को तो मैं भी गिरा दूंगा। तो हीरा कहता है नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, यानी हम बैल हैं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम दूसरों पर अत्याचार करें, ताकत है तो इसका दुरुपयोग नहीं करना है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। दिल में ऐंठ कर रह जाना माने कोई बात दबा लेना। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला, दोनों को पकड़ लिया और लेकर गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। कह रहे हैं कि सबसे अच्छी बात यह हुई कि वो पकड़ के बस ले गया, अभी उसने कोई मारपीट नहीं की, छुआ नहीं। और अगर ऐसा करता तो हो सकता है मोती भी पलट जाता, वह भी मार पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसहलत है। मसहलत माने अच्छी बात, ठीक है, कि इस समय इनके साथ कोई ज्यादती नहीं करनी है, इनके साथ अच्छी तरह से पेश आने में ही भलाई है, मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे, दोनों फिर नहीं खाए, चुपचाप खड़े रहे। घर के सारे लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली। अचानक कहीं से घर में से एक छोटी सी लड़की निकली, एक एक रोटी लेकर के दोनों हाथों में, और इन दोनों के मुंह में डालकर चली गई। कहते हैं कि उस एक रोटी से इनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, यानी दोनों का दिल भर गया इस बात से। भूख क्या मिटती, कई दिनों से नहीं खाए थे, लेकिन मन भर गया। इनको लगा कि इस क्रूर परिवार में भी कोई ऐसा है जिसको हमारे दुख के बारे में चिंता है, जो हमारे दुख से एकाकार है, हमारे दुख को समझता है। यहां भी किसी सज्जन का वास है। उनको पता चला कि यहां भी कोई तो है जो सज्जन है। लड़की भैरव की थी, लड़की जो है वो भैरव की थी, दूसरे साले की थी, और उसकी माँ मर चुकी थी। यानी जो ये लड़की थी, इसकी माँ मर गई थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। अब इस लड़की की जो माँ थी वो मर चुकी थी और इसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। जो दूसरी इसकी माँ थी वह इसको बहुत मारती थी, इसलिए इसका बैलों से थोड़ा लगाव बढ़ गया था। इसको लगता था कि जिस तरह से बैलों के साथ अत्याचार होता है, इसी तरह से हमारे साथ भी तो होता है, तो हमारी और बैलों की हालत एक सी है। इसलिए बैलों के प्रति इसके मन में थोड़ी सहानुभूति आई और ये हर शाम उसके बाद फिर 2 रोटियां ला करके खिला जाती। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, यानी नहीं चलते तो डंडे खाते, जोते जाते, ये इनके रोज का काम हो गया। शाम को थान पर माने जहां इनको बांधा जाना चाहिए वहां बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला देती थी, और रात होती तो वही बालिका इन्हें 2 रोटियां आकर खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी, बरकत माने यह प्रभाव था कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। कह रहे हैं कि उस 2 रोटी का यह कमाल था कि इनका मन भर जाता था, और 2-2 गाल माने बहुत थोड़ा थोड़ा सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे। लेकिन जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा था, उससे दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था कि कब वो फूटेगा, कब ये एक आध दो को निपटा जाएंगे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में, बिना आवाज वाली भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? तो मोती कहता, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, यानी एक आध को कहो तो सींगों पर उठाऊं और पटक दूं, फेंक दूं। तो हीरा कहता, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, यानी जो गया का झूरी का साला है, गया और भैरव है, उसी की तो बेटी है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। अब तुम बताओ, उसको मार दोगे, वो मर जाएगा, तो ये बेचारी फिर से अनाथ हो जाएगी। तो मोती कहता है, तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। उसने कहा, अच्छा ये बात है, तो मालकिन को ही फेंक दूं जो उस लड़की को मारती है, जो नई सौतेली माँ है उसी को पटक देता हूं। तो हीरा कहता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। भारतीय संस्कार है कि पुरुष औरतों पर हाथ नहीं उठाते, और इस संस्कार को यहां पर बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। तो मोती एकदम परेशान हो गया और कहता है, तुम तो किसी भी तरह से निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें क्या? तुड़ाकर भाग चलें जैसे भागे थे। तो हीरा कहता, हाँ यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? ये जो मोटी मोटी रस्सियों से इन्होंने हमें बांधा है, इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो मोती बताता है, इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। यानी चुपचाप बैठे बैठे रस्सी को दांत के नीचे चबा दो, उसके बाद वो कमजोर हो जाएगी, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। अब दोनों चबा रहे हैं, लेकिन मोटी इतनी रस्सी है कि उनके मुंह में ही नहीं आ रही है। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे, यानी बार बार ट्राई करते थे, जोर लगाते थे, पर रस्सी कटती नहीं थी।
कमजोर नहीं हो रही थी। सहसा माने अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने सहलाया तो इनकी पूंछें खड़ी। उसने माथे सहलाया और बोली, खोले देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। बैलों की नाकों को छेद करके एक रस्सी आर पार कर दी जाती है, जिसे नाथना कहते हैं, नाथ कहा जाता है। इससे बैल काबू में रहते हैं, खींचने पर उन्हें दर्द होता है। उसने कहा कि आज घर में यही सारी बात हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, माने गले से रस्सी खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, दोनों भागे ही नहीं। अभी तक मर रहे थे कि रस्सी किसी तरह से कट जाए तो भाग चले, अब उसने रस्सी ही खोल दी तो दोनों चुपचाप खड़े हैं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा कि अब चलते क्यों नहीं, अब तो खुल गया, अब भागो। तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे, यानी सारे लोग इसी पर संदेह करेंगे, किसी ने खोला होगा। सहसा बालिका चिल्लाई। अचानक वो बालिका खुद ही चिल्लाने लगी, अरे दोनों फूफाजी वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, यानी पकड़ो इन्हें। वो तो खुल करके दोनों भाग रहे हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और दोनों बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया। वे और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा और इसी बीच दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। अब गया हड़बड़ा कर निकला, जल्दी से पकड़ना चाहा, पर दोनों भाग गए। गया ने पीछा किया तो ये लोग और तेज भागे। गया ने शोर मचाया और फिर उसने सोचा कि गांव के कुछ आदमियों को और ले लिया जाए, क्योंकि अकेले तो वह पकड़ नहीं सकता। तो वह लौटा और इतने में दोनों मित्रों को मौका मिल गया, वे भाग गए, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का भी ज्ञान नहीं रहा। अब रात में भागे थे और हड़बड़ी में भागे थे, इसलिए इनको रास्ता जो है वह भूल गया। अब जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। अब रास्ता भटक करके ये लोग दूसरी ओर चले गए। जिस रास्ते से आए थे अब वो रास्ता मिल ही नहीं रहा है। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। अब जब इनको रास्ता नहीं समझ में आया तो एक खेत के किनारे खड़े हुए और वहां पर खड़े होकर के सोच रहे हैं कि अब इस विपत्ति से कैसे निकला जाए, रास्ता ही नहीं मिल रहा है, इसका हल कैसे निकाला जाए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, ऐसा लगता है कि हम लोग रास्ता भूल गए। मोती कहता, तुम भी तो बेतहासा भागे, माने बिना सोचे समझे भाग गए। उसे वहीं मार गिराना था, पीछे आ रहा था तो रगड़ देते, मार देते, गिरा देते। तो हीरा कहता, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। यानी वह हम पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन हम उस पर अत्याचार करके अपना धर्म क्यों छोड़े। हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इन सब बातों को करते हुए दोनों वहीं खड़े थे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, यानी उनका मन जो है बड़ा व्यथित था, बहुत कष्ट महसूस हो रहा था। क्यों? भूख के कारण। खेत में मटर खड़ी थी और वहीं जहां खड़े थे उसी के पास एक खेत था, उसी में मटर लगी हुई थी। चरने लगे और भूख तो लगी ही थी, सामने मटर का खेत मिला तो दोनों घुस गए और चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है, और रह रहकर वो दोनों सिर उठाकर देख लेते कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया तब दोनों ने आजादी का अनुभव किया और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अब जब पेट भरा तब जाकर के इनको असल आजादी समझ में आई। जब इच्छाएं पूरी होती हैं तभी आजादी का महत्व है। पहले दोनों ने डकार ली, यानी पेट भरने के बाद जो डकार आई, बहुत दिनों बाद इनका पेट भरा था तो डकार आई, तो डकार ली। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। ठेलने का अर्थ होता है ढकेलना, यानी सींग मिलाकर एक दूसरे को ढकेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह एक खाई में गिर गया। मोती जो थोड़ा गुस्सैल प्रकृति का था, वह जल्दीबाजी में कुछ गलतियां कर देता था। उसने हीरा को इतना ढकेला कि वो नीचे जाकर के एक खाई में गिर गया। तब हीरा को भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा हीरा को गुस्सा आया कि अच्छा हमको ढकेल रहे हो, और दोबारा मोती से भिड़ा। मोती को लग गया कि लगता है खेल में झगड़ा हो जाएगा तो वह किनारे हट जाएगा, यानी उसने सोचा कि झगड़ा होना चाहता है तो वह छोड़ करके हट गया। ना 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 ना, हमको नहीं लड़ना, तुमको मान लिए भाई, तुम ही जीत गए, हम नहीं लड़ेंगे। अब ये सब अभी हो ही रहा था कि अचानक उन्हें दिखाई, अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। यानी कोई एक सांड था जो उधर से डौंकता हुंकारता हुआ आ रहा है। कहता है हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं और दोनों मित्रों को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। बगले झांकना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कोई रास्ता न सूझना, कोई उत्तर न बन पाना। सांड पूरा हाथी है और जो सांड आया वह एकदम हाथी जितना बड़ा था, बहुत विशालकाय था, और उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, और उससे लड़ने का मतलब था कि जान से हाथ धोना है, मृत्यु को प्राप्त होना है। लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती, और अगर नहीं भिड़ेंगे तो भी वो मारेगा। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था
कितनी भयंकर सूरत है। और दोनों कहते हैं यार कितना खतरनाक है। भयंकर कितना है? भयंकर माने जिससे भय उत्पन्न हो उसे भयंकर कहते हैं, जिसको देखकर डर लगे उसे भयंकर कहते हैं। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। अब कहते हैं कि बहुत बुरे फंस गए, जान बचेगी क्या? कोई उपाय सोचो, नहीं तो आज तो गए। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। कहता है कि वो अपने घमंड में भूला हुआ है, उसे लगता है कि उसके जितना ताकतवर कोई और नहीं है, अगर हम उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आरजू विनती करेंगे तो भी नहीं सुनेगा। तो मोती कहता है भाग क्यों न चले, उसके पास हमेशा एक भागने का रास्ता जो है वो खुला है। वो कहता भाग क्यों न चले। तो हीरा कहता नहीं, भागना कायरता है, यानी भागना तो कायरता की निशानी होती है। तो मोती कहता तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, माने मैं तो चला, 9-2-11 होना माने भाग जाना, मैं तो भाग रहा हूं, तुम यहीं मरो। तो हीरा कहता है और जो दौड़ाए, और अगर कहीं तुम भाग रहे हो उसने पहले तुम्ही को दौड़ा लिया तो फिर मोती को लगा हाँ ये भी बात सही है। तो कहता तो फिर कोई उपाय सोचो, जल्द, माने जल्दी से कोई उपाय सोचो। हीरा कहता है कि उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। दोनों जने माने दोनों लोग एक साथ चोट करें, यानी हम दोनों उस पर एक साथ हमला करें। मैं आगे से रगेदता हूं। रगेदना सामान्य रूप से ग्रामीण शब्द है जिसका अर्थ होता है ढकेलना या रगड़ना। और फिर उसे कहता है कि तुम पीछे से रगेदो, यानी तुम पीछे से धक्का मारो, और दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। और अगर जब दोनों लोग दोनों तरफ से मारेंगे, जब दोनों तरफ से चोट लगेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, और अगर कहीं उसने तुमको छोड़ करके मेरी ओर झपट्टा मारा तो बस उसकी तरफ, उसके एक किनारे से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, माने ये एक आइडिया है, एक तरीका है, मतलब सफल होने की गारंटी तो नहीं है, हमारी जान जोखिम में है, कोई श्योर नहीं है कि बच ही जाएंगे, पर दूसरा उपाय नहीं है और कोई उपाय बचा नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। अब ये दोनों भी आगे बढ़े। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, और जो सांड था उसने भी कभी दो लोगों का सामना एक साथ नहीं किया था। तो ये दोनों संगठित थे, तो ऐसे लड़ने का उसे तजुर्बा, उसे कोई आइडिया न था, उसे कोई जो है वो अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, यानी वह तो एक एक से लड़ने के लिए आदी था, उसको आदत थी, उसको जब भी मिला, कोई अकेला ही मिला तो उसे एक से लड़ना आता था। ज्यों ही हीरा पर झपटा मोती ने पीछे से दौड़ाया। अब जैसे ही उसने हीरा पर हमला किया, मोती ने पीछे से मारा। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा, और जैसे ही उसने हीरा को छोड़कर मोती की तरफ अपना सिर घुमाया, उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, तो पीछे से हीरा ने मार दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। वह चाहता था कि दोनों लोग अकेले मिल जाते तो मार देता इनको, पर ये दोनों उस्ताद थे। उस्ताद माने बहुत चालाक। उसे यह अवसर न देते थे, यानी कभी कोई किसी को अकेला मारने देता ही नहीं था। एक बार सांड झल्लाकर, बड़ी देर तक जब इनका युद्ध लड़ाई चलता रहा, तो एक बार उसने झल्लाकर सोच लिया कि अब आर या पार, हीरा का अंत कर देने के लिए चला, और मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक। तब तक दूसरी ओर से मोती आया, उसने सीधे इसके पेट में पूरी सींग घुसा दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू, माने दूसरी ओर पेट में सींग चुभा दिया, माने दोनों तरफ से हीरा और मोती ने इसके पेट में सींग मार दी। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा तो दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, और जब वो घायल हो गया, जख्मी हो गया, तो वो भाग चला और दोनों मित्रों ने उसे दौड़ा लिया। यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। भागते भागते जब वो बेदम हो गया, थक गया, तो वह गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। तो जब वो गिर गया तब जाके इन दोनों ने उसे छोड़ा। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे, और दोनों बहुत खुश थे कि आज मजा आया, अच्छा मजा चखाया इनको, आज हम जीते, और उसी के नशे में अपना चले जा रहे थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मोती ने कहा कि मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, मेरा तो मन कर रहा था कि उनको मार डालूं। तो हीरा ने तिरस्कार किया। तिरस्कार किया माने छी, धिक्कारा, कि गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यानी जब दुश्मन गिर गया, वह हमला नहीं कर सकता, लड़ने के काबिल नहीं है, तो ऐसे दुश्मन पर सींग नहीं चलाना चाहिए, उस पर हमला नहीं करना चाहिए। तो मोती कहता है कि यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे, यानी जो दुश्मन है उसको इतना बुरी तरह से मारो कि दोबारा उठने लायक हो ही नहीं। ये जो तुम बात कर रहे हो नियम की, कानून की, आदर्श की, कि बैरी पर, गिरे हुए बैरी पर हमला नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। मेरा तो मानना यह है कि बैरी को ऐसा मारो कि दोबारा उठे ही नहीं, झंझट ही खत्म। तो हीरा कहता अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, छोड़ो उसे। तो कहता पहले कुछ खा ले तो सोचे, यानी एक बार और भूख लग गई लड़ाई लड़ाई करके, चलो एक बार और खा लेते हैं, उसके बाद तब फिर कुछ सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया।
हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा ने मना किया कि रुक जाओ, पहले देख लो कोई रखवाली उखवाली तो नहीं कर रहा है, लेकिन मोती ने नहीं सुना। अभी दो चार ग्रास ग्रास कौर, ठीक है, अभी दो चार कौर ही खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में, ऐसे खेत में था जिसमें पानी चलाया गया था, सींचा हुआ था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे और जब वो भागने का प्रयास करने लगा तो उसका पैर फंस गया। वह भाग न सका और पकड़ दिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है, माने अपना साथी संकट में आ गया है, तो लौट पड़ा कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। फिर रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हौज में बंद कर दिए गए। अब जैसे ही उसने खाना शुरू किया, दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो घुसा नहीं था, तो बड़े आराम से निकल गया, लेकिन मोती खेत में फंस गया और खेत में पानी चलाया गया था जिससे मिट्टी गीली हो गई थी, तो उसके खुर, नीचे के नाखून कीचड़ में फंस गए और वह भाग नहीं पाया, पकड़ लिया गया। और हीरा जो बचा हुआ था, उसने देखा कि यार दोस्त संकट में पड़ गया है, कष्ट में आ गया, पकड़ लिया गया, तो वह भी लौट आया। यानी उनको आजाद तो होना है, पर दोनों एक साथ ही रहेंगे तभी आजाद होना है। उनको अपनापन छोड़ करके, अपनी मित्रता छोड़ करके आजादी नहीं चाहिए। वह भी लौट आया और पकड़ा गया कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, तो फिर रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों मित्रों को काजी हाउस में बंद कर दिया गया। काजी हाउस, काजी हाउस का बिगड़ा हुआ रूप है। काजी हाउस कहते हैं ऐसी जगह जहां पर छुट्टा पशुओं को, जो लावारिस पशु हैं, जिनका कोई वारिस नहीं है, ऐसे पशुओं को बांधा जाता है और कुछ दिनों बाद जब उनको लेने वाला कोई नहीं आता तो इनकी नीलामी कर दी जाती है। जिनको आवश्यकता होती है वो थोड़ा बहुत हर्जाना भर करके, इनका दाम चुका करके वो चले जाते हैं, ले जाते हैं। आगे फिर कहते हैं कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। ऐसा साबिका माने ऐसा वास्ता पहली बार पड़ा था, ऐसा उनके जीवन में पहली बार हुआ था कि पूरा दिन बीत गया और उन्हें खाने को एक तिनका नहीं मिला। जहां बांधे थे वैसे ही बांधे पड़े रहे, किसी ने कुछ खाने को दिया ही नहीं। वह झूर के यहाँ रहते थे तब तो आनंद ही था, गया के यहाँ लाता तो वो सूखा भूसा तो कम से कम देता था, लेकिन यहाँ काजी हाउस में इन्हें कुछ भी नहीं मिला कि समझ में ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, अब जब यहां फंसे तब इनको लगा कि यार इससे बढ़िया तो गया था ही, कुछ भी करता था पर खाने को तो देता था, यहां वाला तो खाने को ही नहीं दे रहा है। यहां पर कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। यानी यहाँ पर कुछ भैंसें बंधी हुई थी, कई सारी बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे, लेकिन जितने भी थे किसी के सामने खाने को कुछ नहीं था और सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, जैसे लग रहा है कि मर गए हों। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे और भूख के कारण कई सारे जानवर ऐसे कमजोर हुए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई न दिया। दिन भर उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, पर उनको कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखाई पड़ा जो इनके लिए चारा यानी खाने की कोई चीज लेकर आता दिखाई दे रहा हो। चारा माने भोजन, ठीक है, पशुओं का भोजन लेकर आता हुआ दिखाई पड़े। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। अब भूख से जब नहीं रहा गया तो जो मिट्टी की दीवार थी उसकी नमकीन मिट्टी ही इन्होंने चाटनी शुरू कर दी। पर इससे क्या तृप्ति होती, इससे कहां पेट भरता, पेट तो चारे से भरता है, तो इससे भरा नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तब हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। अब रात को भी कुछ खाने को नहीं मिला, तब हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला, ज्वाला माने आग, उसके दिल में आग धधक उठी विद्रोह की। अब गड़बड़ मामला है। मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता मोती, यानी अब बिना खाए रहा नहीं जाएगा, यहां तो ऐसे रहेंगे मर जाएंगे। मोती ने भी सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं, यानी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे निकल रहे हैं, तुम तो अभी फिर भी बोल ले रहे हो। तो हीरा कहता है इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहां से भागने का भी कोई उपाय निकालना चाहिए, अब यहां से भी बचने का कोई उपाय निकालो। तो मोती कहता है आओ दीवार तोड़ डालें, नहीं सॉरी, हीरा कहता है कि आओ दीवार तोड़ डालें। तो मोती कहता मुझसे अब कुछ नहीं होगा। तो हीरा उसे और चढ़ाता है, उसे हिम्मत देता, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। तो बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। अब मिट्टी की दीवार थी, हीरा मजबूत, उसने सींग मिट्टी में लगाई दीवार पर और थोड़ा जोर लगाया तो मिट्टी का एक टुकड़ा, एक चिप्पड़ वहां से निकल गया, टूट गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटी मारी, दौड़ कर आता और दीवार पर धड़ाक से मारता और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा
और जितनी बार वो चोट मारता दीवार से थोड़ी मिट्टी निकल करके गिर जाती। जब वो ऐसा कर रहा था उसी समय काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला, ये देखने कि कितने हैं, जितने बांधे गए हैं उतने हैं या नहीं। तो हर सुबह शाम काजी हाउस में जानवरों की हाजिरी होती थी, अटेंडेंस होती थी, गिनती होती थी कि जितने बांधे गए हैं उतने हैं या नहीं, या कोई भाग गया। तो उसने क्या देखा, हीरा का यह उजड्डपन देखा। उजड्डपन माने बदमाशी। और उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया, और उसे कई डंडे मारे और फिर मोटी सी एक रस्सी ला करके बांध दिया। अब जब वो बांधा गया तो मोटी ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हो? देखो मार खा गए, कुछ मिला? तो हीरा कहता है, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, माने जितना मेरे अंदर ताकत थी, बूता भर माने ताकत भर, जोर तो मारा, अपना प्रयास तो किया। तो मोती कहता है, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाएं? यानी हम जोर मार रहे थे मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, यहां से बच के भागने के लिए, और तुम जोर मार के और फंस गए। तो हीरा कहता है कि जोर तो मैं मारता ही जाऊंगा, चाहे और कितने ही बंधन पड़ जाएं। वो कहता है कि आजादी के लिए प्रयास जो है ना वो मैं करूंगा, चाहे कितनी भी बीड़ियों में जकड़ दिया जाऊं, पर मैं आजादी से समझौता नहीं करूंगा, आजादी के लिए हर दम प्रयास करूंगा। तो मोती कहता, जान से हाथ जोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसे ही बहुत विद्रोही रहोगे, बड़े क्रांतिकारी बनोगे, तो किसी दिन जान से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। तो हीरा कहता है, कुछ परवाह नहीं, यूं भी मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती, अगर ये दीवार टूट जाती, खुद जाती माने खोदी जा सकती, तो कितनी जानें बच जाती। ये जो जितने लोग यहाँ मरे मरे पड़े हैं, ये सब भी बच जाते। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। यानी जितने यहाँ पर अपने भाई बंधु बंद हैं, अगर ये लोग ऐसे ही 4 दिन और रहे, यह अत्याचार इनके ऊपर हुआ, तो ये तो मर जाएंगे। अब मोती की बात समझ में आई थोड़ी सी। कहता, हाँ यह बात तो है, यानी इनकी रक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं, यानी एक राउंड मैं भी जोर लगाता हूं, देखता हूं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा जहां पर हीरा मार रहा था। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से, प्रतिद्वंदी माने सामने वाले से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। यानी 2 घंटे तक उसने ऐसे ही जोर मशक्कत की, तब जाकर के दीवार ऊपर से 1 हाथ लगभग गिर गई, यानी थोड़ा सा रास्ता बना। फिर तो उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई, और अब की बार उसने और ताकत लगाई, दुगनी ताकत लगाई, तो आधी दीवार लगभग गिर गई। और दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत उठे। चेत उठे माने उनको होश आ गया, जैसे उन्हें रास्ता दिखाई पड़ा, उन्हें होश आ गया। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, यानी जो घोड़े थे, घोड़ियां थी, वह 3 की तीनों सरपट भाग गई। फिर बकरियां निकली, उसके बाद बकरियां भाग गई, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, और जो भैंसें थीं वे भी खिसक गईं। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, और जो गधे थे वो नहीं भागे, वो वहीं पर जैसे थे वैसे ही खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा, जब फिर पकड़ लिए जाएं तो हीरा ने कहा, क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है ना। तो दूसरा कहता, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब वो इतने, मतलब उनकी मानसिकता ऐसी है कि दोबारा पकड़े जाने के डर से वो पहली बार भागे ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे नहीं ठीक है, पकड़ के तो फिर यहीं आना है, तो भाग के क्या होगा। यानी उनकी मानसिकता ही एकदम गुलामी वाली हो गई है, भागना ही नहीं चाहते हैं, अवसर है तो भी नहीं भागना चाहते हैं। हम मनुष्यों में भी कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, हम अपनी मानसिकता के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि हमारे सामने अवसर होता है, फिर भी हम उसका फायदा नहीं उठा पाते और आलस्य में पड़े रहते हैं, अपनी मानसिकता के वशीभूत होकर के कि नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम आगे बढ़ने को डिनाई कर देते हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। कहते हैं, आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। माने आधी रात हो गई है, दोनों गधे अभी भागे नहीं हैं और सोच रहे हैं भागा जाए कि न भागा जाए, और उधर मोती वह हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ है जिसमें हीरा को बांध दिया गया था। जब वह हार गया, यानी रस्सी नहीं टूटी, तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। यानी उसने कहा, यार मोती तुम भागो, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, फिर भगवान ने चाहा तो कहीं भेंट होगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? स्वार्थी का अर्थ होता है अपना हित सोचने वाला, कि क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं,
इतने दिनों से हम तुम एक साथ रहते थे, कितना भाईचारा है हमारा, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर अलग हो जाऊं? यानी आज तुम कष्ट में हो तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं और तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? हीरा ने समझाया, कहा कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। अब कह रहे हैं कि तुम ही कूटे जाओगे, अब की बार सब समझ जाएंगे, क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूं, तुम ही एक ऐसे हो जो खुले हुए हो, तो सब जान जाएंगे कि ये कियाधारा तुम्हारा ही है। मोती गर्व से बोला कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। चलो भाई ठीक है, जो अपराध तुम किए हो, जिसकी वजह से तुम जेल में गए हो, उसी अपराध के लिए अगर मुझे मार पड़ेगी कोई चिंता नहीं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। कह रहे हैं कि हमारे प्रयासों का यह फल तो मिला ही, 9-10 लोगों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। कह रहे हैं कि ये जो भगे लोग हैं ये तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को, दोनों गधे अभी वहीं हैं, उनको सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। फिर वहां से वापस आया और हीरा के साथ आकर के सो गया। अब भोर होते ही जैसे ही सुबह हुई, मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची इसके लिखने की जरूरत नहीं। माने सारे के सारे जानवर भाग चुके थे। यहाँ तो एकदम खलबली मच गई उसकी देखरेख करने वालों में। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। अब सारा जो गुस्सा था वो किस पर उतरा? मोती पर। उसको खूब अच्छी तरह से लोगों ने मारा और मोटी सी रस्सी में उसे भी बांध दिया। आगे लिखते हैं कि 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, यानी 1 हफ्ते तक फिर दोनों को वहीं बांधकर छोड़ दिया। किसी ने चारे का एक तृण माने घास का एक टुकड़ा तक न डाला, कुछ खाने को दिया ही नहीं पूरे हफ्ते। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, माने दिन में एक बार उन्हें बस पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। यानी सिर्फ वो हफ्ते भर पानी पी करके बेचारे जिए। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। ठठरियां पेट के पास की हड्डियां को कहते हैं। जो हड्डियां दिखाई पड़ती हैं, पीठ से पेट को ढकती हैं, उन्हें ठठरियां कहते हैं। कह रहे हैं कि ठठरियां निकल आई थी, हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, बाजा बजने लगा, मुनादी जिससे करते हैं, सुनो सुनो, इस तरह की। और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। और जैसे ही दोपहर हुई लगभग 50-60 आदमी वहां इकट्ठा हुए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। यानी दोनों को निकाल करके बाहर किया गया और जो 50-60 लोग आए थे वो इन्हें अच्छी तरह से देखने लगे। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। यानी जो सारे लोग थे वो आते, इनकी सूरत देखते, इनका रूप रंग देखते, इनका शरीर देखते और मन फीका करके किसी काम के नहीं है। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता? यानी जितना मृतक, जितनी इनकी हालत खराब थी, जितने दुबले पतले थे, ऐसे बैलों का तो कोई खरीदार नहीं था। अचानक एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गूंद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। वह आया और इनके कूल्हों में पिछले पैर के जोड़ पर थोड़ा सा उंगली धंसाई और चेक किया कि कितना मांस है इसमें, और उसके बाद फिर मुंशी जी से बातें करने लगा। कहते हैं कि उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। यानी अंतर्ज्ञान इनको हुआ कि ये जरूर कोई खतरनाक आदमी है और उनके मन कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, माने वह इस तरह से चेक क्यों कर रहा है, कौन है यह? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। यानी वे समझ गए, कोई संदेह की बात नहीं थी कि यह कौन है। उनको समझ में आ गया कि यह कसाई है और यह ले जाकर के इन लोगों को काटेगा। दोनों ने एक दूसरे को भीत भीत माने डरी हुई नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया कि माने अब तो खत्म मामला, अब ये ले जाएगा, काटेगा। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। नाहक माने बिना मतलब के, बिना मतलब के गया के यहां से भागे, अब जान नहीं बचेगी। यानी अब तो जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। अश्रद्धा माने ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका तो भगवान से भी अब विश्वास उठ गया, श्रद्धा उठ गई, श्रद्धा अश्रद्धा में बदल गई। कहता है कि कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? यानी सब लोग तो कहते हैं कि भगवान सभी को दया दिखाते हैं, हमारे ऊपर उनकी दया क्यों नहीं आ रही है? तो हीरा कहता है, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या न बचाएंगे? कहता है कि चलो ठीक है, एक बार तो भगवान ने हमारी रक्षा की थी लड़की के रूप में, अब की बार भी कुछ न कुछ करेंगे ही। तो मोती कहता है, यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। माने यह कसाई है, यह छुरी चलाएगा, हम लोगों को मारेगा। तो हीरा कहता, तो क्या चिंता है,
मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएगी। माने जीवन जीते हुए हम तो दूसरों के काम आ ही रहे हैं, मरने के बाद भी हमारे शरीर का एक एक अवयव दूसरों के काम आएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। यानी वह दढ़ियल जो था वह इन दोनों को लेकर के चला, कसाई इन दोनों को लेकर के चला। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। अब कह रहे हैं इनका हाड़ हाड़ कांप रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। वैसे तो उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वे पांव उठा सके, लेकिन डर के मारे जैसे भी आता था गिरते पड़ते उसके साथ भागे चले जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी होने पर जोर का डंडा जमा देता था। यानी अगर ये थोड़ा सा भी अपनी चाल धीमी करते थे, कम चलते थे, तो वह तुरंत पीट देता था। जाते जाते राह में गाय बैलों का एक रेवड़, रेवड़ माने झुंड होता है, हरे हरे हार में चलता नजर आया। यानी जो चारागाह था हार, वहां पर एक रेवड़, एक झुंड किसका, गाय बैलों का चरता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, उसमें जो जानवर थे वो सबके सब प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे, सब एकदम ताजा थे, बढ़िया। चपल माने उछल कूद मचा रहे थे, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर वही होता है कि खाली टाइम में मुंह चलाना। कितना सुखी जीवन है इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। ये दोनों आपस में मन में सोच रहे हैं कि इनका जीवन कितना सुखी है, लेकिन ये सब बहुत स्वार्थी हैं। इनको सिर्फ अपने अपने से पड़ी हुई है। देश की जनता भी जो है वह सिर्फ अपने अपने स्वार्थ में, कि अपने ऊपर कोई विपत्ति ना आए तो ठीक है, अगर अपने ऊपर कोई विपत्ति आई हुई है तो फिर मामला खराब है। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। यानी इन लोगों को कोई चिंता है कि हम दोनों आखिर उन्हीं के भाई हैं जो बधिक के हाथ में हैं, कसाई के हाथ में हैं, और कैसे दुखी हैं। ये सब सोचते हुए जब वे जा रहे थे तो सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह तो परिचित राह है। अचानक उन्हें रास्ता याद आ गया। ये तो रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। यानी जो झूरी का साला गया था वह इसी रास्ते से इन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। यानी एकदम सब कुछ पहचान में आने लगा। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, और जैसे जैसे वो रास्ता पहचाने उन्होंने अपनी चाल बढ़ा ली। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, यह तो अपना ही हार आ गया, अपना ही चारागाह आ गया जहां हम लोग चरने आते थे। इसी कुएं पर तो हम पुर चलाने आया करते थे। पुर माने रहट, जिसे गोल गोल घुमाने पर कुएं से पानी निकलता है। यही कुआं है। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। नगीच माने नजदीक, हमारा घर जो है वो नजदीक आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है। यानी भगवान की दया देखो हम पर हो गई। मोती कहता अब तो मैं घर भागता हूं। तो हीरा कहता यह जाने देगा? तो मोती कहता मैं इसे मार गिराता हूं, मैं मार दूंगा इसको, जाने कैसे नहीं देगा। तो हीरा कहता नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। यानी जहां हम बांधे जाते हैं झूरी के यहाँ, अपने मालिक के यहाँ, वहां चलो, वहां से आगे हम न जाएंगे। यानी वहां जाकर के रुक जाएंगे, वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। अचानक उन्होंने खींचा, और जैसे छोटे छोटे बछड़े प्रसन्न होकर के दौड़ते, ऐसे ही दौड़ते हुए वो अपने घर की ओर दौड़ पड़े। वह हमारा थान है। और दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे पीछे दौड़ा आता था। वे गए, अपने स्थान पर पहुंच करके वहां खड़े हो गए, और पीछे से दड़ियल भी दौड़ता हुआ आया। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली, और तब तक जो दड़ियल था वह गया और उसने बैल की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। झूरी ने कहा ये बैल मेरे हैं। तो दड़ियल कहता है कि तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। मैंने इनको काजी हाउस से मवेशी खाने से नीलाम करा के लिया है, तुम्हारे बैल कैसे हो गए? तो झूरी कहता मैं तो समझता हूं कि चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी और को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार का अर्थ होता है अधिकार। कहता है कि कोई और मेरे बैलों को क्यों बेचेगा, उसको क्या अधिकार है? चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं ये शोर मचाऊंगा कि तुमने मेरे बैल चुरा लिए हैं। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा, तभी ये बिकेंगे। तो दड़ियल कहता है कि थाने जाकर रपट कर दूंगा। यानी जाकर के थाने में लिखवा दूंगा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे बैलों को पकड़ लिए हो। तो तो झूरी कहता है कि मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। कह रहा है कि मैं एकदम साफ लाके दिखाऊंगा सिपाही को कि मेरे बैल हैं, मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। तो फिर कैसे तुम खरीद दोगे? इन सब बातों के बीच में जो दड़ियल था वह झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। मोती ने उसकी तरफ सींग चला दिया। दड़ियल पीछे हटा तो मोती ने पीछा किया। दड़ियल थोड़ा पीछे हटा तो मोती ने उसको दौड़ा लिया, तो दड़ियल भाग गया। मोती पीछे पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर रुका। और जब दड़ियल भागते भागते गांव के बाहर चला गया
तब जाके रुका और वहां पर खड़ा खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था और मोती भी उसके पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया और रास्ते में खड़े होकर के दड़ियल का रास्ता देख रहा था कि दोबारा वे आवे तब उनको फिर मैं मारूं। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और जो दड़ियल था वो दूर से ही खड़ा होकर के गालियां दे रहा था, धमकियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और मोती विजयी सूर की भांति, विजयी वीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था, रास्ते में ही खड़ा था कि आओ देखते हैं तुमको। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे और गांव के जो लोग थे ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तब मोती अकड़ता हुआ लौटा। जब दड़ियल चला गया तब जाकर के मोती वहां से वापस आया। हीरा ने कहा कि मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसको मार न बैठो, कि मुझे तो लग रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आके दौड़ा के उसको मार दोगे। तो मोती कहता अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, अगर उसने मुझे हाथ लगाया होता तो समझ लो बिना मारे छोड़ता नहीं। तो हीरा कहता अब नहीं आएगा। मोती कहता आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है हम लोगों को, यानी उसकी खबर मैं दूर से ही ले लूंगा, अब दिखाई तो पड़ जाए। तो हीरा कहता है कि जो गोली मरवा दे, ले आए पुलिस वालों को या किसी को और गोली मरवा दे। तो कहता मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा, यानी मर जाऊंगा, जान दे देना ठीक है पर ऐसे अत्याचारी के काम आना नहीं ठीक है। तो कह रहा हमारी जान को कोई जान समझता ही नहीं, हीरा कहता है। मोती कहता इसीलिए, हीरा कहता है कि हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता है। मोती कहता है इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं, हम सीधे साधे हैं, इसलिए हमको कोई कुछ समझता नहीं है। हम भी थोड़े बदमाश होते तो लोग हमारी इज्जत करते। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। थोड़ी ही देर में खली, भूसी, चोकर, जो कुछ भी बढ़िया बढ़िया चीजें थी इनकी नादों में भर दिया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, यानी 20 लड़के उस गांव के जो इकट्ठा थे वो तमाशा देख रहे थे और झूरी उन्हें सहला रहा था। सारे गांव में उत्साह उत्साह को कहते हैं, उत्साह होती है खुशी, उत्साह सा मालूम होता था, खुशी मालूम होती थी। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए और जो मालकिन थी वो आई और इन दोनों के माथे चूम लिए। जो मालकिन पहले कहती थी कि नमक हराम है, काम नहीं करना चाहते, पर अब की बार उनको लगा नहीं, उनके बैल सही हैं और वो अपनी स्वामी भक्ति दर्शा रहे हैं। वो इनके बैल थे तो इन्हीं का काम करते थे और किसी का काम नहीं करते थे। इस वजह से मालकिन का हृदय परिवर्तन हुआ, मालकिन का मन बदल गया और उन्होंने आकर के दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो इस प्रकार से यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का जो आंतरिक संदेश है वह यह है कि ये जो दोनों बैल हैं, यह इनका जो संघर्ष है वह कहीं ना कहीं सामान्य जनता का संघर्ष है, जो उस समय आजादी की समस्या से जूझ रही थी। यानी उनको आजाद होना था और अंग्रेजों का शासन अपने देश पर पड़ा हुआ था। अंग्रेज तरह तरह से अत्याचार करते थे और उस अत्याचार से जनता त्रस्त थी। इन दोनों बैलों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जब तक हम खुद अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, आजाद नहीं होना चाहेंगे, तब तक हमें और कोई आजाद नहीं कर सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने संदेश दिया है कि आजादी सामूहिक प्रयास से मिलेगी, उसके लिए सबको प्रयासरत होना पड़ेगा, तभी हम आजादी का आनंद ले सकते हैं। यानी जब तक हम खुद नहीं प्रयास करेंगे तब तक हम आजादी का आनंद नहीं ले सकते। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके प्रश्न उत्तर का एक हिस्सा वीडियो के रूप में मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उसका भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। और आगे के प्रश्नों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और अपने जानने पहचानने वालों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।